हेलो स्टूडेंट, दिस इज नेम राजपूत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कैसे करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decompose the organic waste that plants and animals into simple substances and क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनका जो डंग होता है वो, और जो आपके किचन से निकला हुआ जो भी कचरा होता है, ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। इसके बाद जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं डेड, ठीक है, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और इससे हमारी एनवायरनमेंट जो होती है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, जो आप केक बनाते हैं, ब्रेड बनता है, इसमें ईस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो, जो ईस्ट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, इनकी संख्या बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है और ये रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो डो में जब आप यीस्ट मिलाते हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उनके रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो आपके डो को डो के अंदर छोटे छोटे छेद बना देती है, छोटे छोटे बबल्स बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका वॉल्यूम होता है वो फूल जाता है, वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब मम्मी ईस्ट मिला के रखती है या दही मिला के आटा रखती है, वो कुछ समय बाद क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। अब जो आपका आटा है केक बनाने के लिए या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, जो आपका बैटर है, आटा है, डो है, तो ये फुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए ईस्ट का यूज़ होता है। ओके, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं। माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, ऐसी डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब एक बीमार आदमी से एक अच्छे जो स्वस्थ आदमी है उस तक पहुंच सकती है। किस तरीके से? थ्रू एयर, हवा से, वाटर, पानी से, फूड खाने से, और फिजिकल कांटेक्ट जो आपस में आप टच करते हैं उससे। आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या है? कॉलेरा एंड कॉमन कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ये होते हैं आपके कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये सारे जो हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, याद रखना। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कॉलेरा। कॉलेरा से बचने के लिए आपको कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से प्रिवेंशंस आपको लेनी चाहिए। टू प्रिवेंट ourselves from cholera we should maintain personal hygiene। हमें अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब हमें अच्छी आदतें जो साफ़ सफाई की होती चाहिए वो अपने अंदर लानी चाहिए, जैसे कि टाइम टाइम पे हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, अपने आसपास साफ़ सफाई रखना। ठीक है, इससे जो है कोलेरा से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें बिकती हैं उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कमर्शियली यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को बनाने में काम आता है, वाइन बनाने में काम आता है, एंड एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। ठीक है, ईस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड एल्कोहल। मेनली ईस्ट जो होता है ये किस चीज़ में यूज़ होता है आपका? वाइन और एल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। जो पहली एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर करी थी? नेम एनी 2 एंटीबायोटिक्स। 2 एंटीबायोटिक्स के नाम आपको बताने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी। एंटीबायोटिक क्या होती है आपकी? जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं उनसे लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ओके, तो वो सबसे पहले किसने बनाई थी? पेनिसिलिन बनी थी, वो बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 2 अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स आर, और कौन कौन सी हैं 2 अदर? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये 2 आपकी एंटीबायोटिक्स हो गई।
क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई आर वैक्सीन सो इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होती है? बाय इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है, जब हम कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल इंजेक्शन लगाते हैं या कोई वैक्सीन लगाते हैं शरीर में, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि बैक्टीरियाज के साथ फाइट करती है और उन्हें मारने का काम करती है, ठीक है, उन्हें नष्ट करने का काम करती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड द चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। अब क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं एंटीबायोटिक्स के कारण या फिर वैक्सीन के कारण, तो वो एंटीबॉडीज़ शरीर में रह जाती हैं और जो आगे काफ़ी लंबे समय तक अगर वो दोबारा सेम बैक्टीरिया या सेम डिसीज़ उस बच्चे को दोबारा होने वाली होती है तो वो लड़ने के लिए उनकी इम्यून सिस्टम तैयार रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डज कॉमन कोल्ड स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मतलब जो कॉमन कोल्ड, जो ज़ुकाम होता है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक कैसे फैलेगा? When a person suffering from common cold sneezes, मतलब जब कोई भी ऐसा आदमी है जिसे ज़ुकाम हो रहा है वो छींकता है, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब छींकते हैं, देखो मैंने फ़ोटो में भी दिखाया है, जब छींकते हैं तो ढेर सारी छोटी छोटी पानी जो थूक की, ठीक है, जो लार होती है उसकी बूंदें बाहर निकलती हैं, उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स, हज़ारों में वायरसेस रहते हैं जो कि एयर में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। अब अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा, आसपास खड़ा होगा और वो सांस ले रहा होगा, तो क्या होगा, इससे जो वो वायरस हैं, वो जो छोटे छोटे मॉइस्चर के जो आपके वो थे, कण थे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स थी, वो ब्रीदिंग के थ्रू उसके बॉडी में चला जाएगा जो हेल्दी पर्सन है और वो बीमार हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाली 2 डिसीजेज कौन कौन सी हैं? पहला है इन्फ्लुएंजा और दूसरा है चिकन पॉक्स, ठीक है। राइट वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस का कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब जो वायरस हैं वो अपने आप जैसे इंडिपेंडेंटली अपने रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो होस्ट सेल कौन से होते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जो बीमार आदमी होते हैं, वो उनकी सेल के अंदर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो ड्रॉप्स आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। वाई? अगर किसी बच्चे को दस्त है, डायरिया है, तो उसे पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों? If the child is suffering from diarrhea, the polio drops that are orally given vaccine may be excreted out because of frequently motions and thus become ineffective। अब क्या हुआ, अगर कोई बच्चा डायरिया से पीड़ित है या फिर अगर उसे डायरिया या दस्त हो रहे हैं और आपने उसे पोलियो की ड्रॉप्स दी ओरली, तो क्या होगा, वो उसने ली तो, लेकिन अब उसे बार बार दस्त हो रहे हैं, वो बार बार पॉटी जा रहा है वो बच्चा, तो वो जो दवाई है वो जल्द ही निकल जाएगी, उसे बॉडी में रिएक्ट करने का या बॉडी में रहने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एंटीबायोटिक जो बोलते हैं ना, एंटीबॉडीज़ बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वो बेकार जाएगी। इसीलिए अगर किसी बच्चे को डायरिया है तो उसे पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाया जाता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।